हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश चंद्र माथुर। आज हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं? 10th ज्योग्राफी, संसाधन एवं विकास। अभी तक हमने देखा कैसे कैसे संसाधन हैं, कैसे कैसे हमारे पास कितना स्टॉक है उनका, ये सब बातें हमें क्लियर हुई हैं। वीडियो बार बार देखिए और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अपने थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। लिखने से वो और हमें पक्के होते हैं, क्योंकि सोशल स्टडीज़ ऐसा टॉपिक है, ये बार बार जितना आप इनको कवर करेंगे उतना अपनी मेमोरी में रहेगा। और एक अपना जैसे जो वर्ड्स आ रहे हैं बार बार, जैसे नियोजन वर्ड आया फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से फिर वहाँ यूज़ कर पाएंगे। कहने का आशय ये है, ये वर्ड्स हमें ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे आंसर अच्छी क्वालिटी के बन जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा। संसाधन नियोजन यानी प्लानिंग। हमने कल देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि एक तो मैंने प्लान बनाया कागज पर और उस प्लान के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट प्लान मैंने काम किया। तो ये जरा समझिए, प्लान बना लेना कागज पे अलग है, सर्वे कर लेना अलग है। सर्वे करने से हमें मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर कितना मिनरल है। जैसे राजस्थान में पोटाश बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, हम नंबर 1 है राजस्थान में। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेचते हैं, तो बहुत हमारे को आमदनी होगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो इसी तरह से हमको प्लानिंग करनी चाहिए और करनी पड़ती भी है। आगे देखते हैं क्या करना है। संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग। कल हमने एक वर्ड सीखा था अंधाधुंध, इससे पहले वाले वीडियो में बात चली थी। अंधाधुंध उपयोग नहीं करना, अपने को क्या करना है? विवेकपूर्ण उपयोग। ऐसा क्यों करना है विवेकपूर्ण उपयोग? भाई अभी लोहा जितना निकल रहा है जमीन में से निकालिए और खत्म कीजिए, तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों के लिए वो नहीं बचेगा। तो ऐसा विकास हमें नहीं करना, ऐसा विकास हमारे काम का नहीं होगा। हमें क्या करना है? विवेकपूर्ण उपयोग करना है। इसके लिए प्लानिंग की बड़ी सख्त जरूरत है। एक सर्वमान्य रणनीति है, आपको स्ट्रेटेजी कि कैसे चलेंगे, है ना? तो ये हमको इंतजाम करने पड़ेंगे। भारत जैसा क्या कोई भी देश हो, संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। एक तो हमारे पास भारत में विविध है, अधिक विविधता है, एक सार नहीं है, एक से नहीं है। तो ये बात और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। जैसे राजस्थान को ही ले लीजिए, खेतड़ी में तांबा बहुत है, कॉपर कॉम्प्लेक्स है, अरबों रुपए का व्यापार हर साल वहां से होता है। तो क्या मिला अपने को? मैंने क्या उदाहरण दिया? खेतड़ी में कॉपर है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण लेते हैं, तो मिनरल्स इतने नहीं है, कम मात्रा में। क्यों? कि हमारा ध्यान वहाँ पर कृषि कार्यों में, मैं समझता हूँ 80 से 90% हमारा ध्यान वहाँ पर कृषि कार्यों में। अब इधर अगर देखते हैं, राजस्थान में जल की कमी है, तो हमारा ध्यान किस तरफ है? खनन, इनका प्लान करना। कई भूगोल वेत्ताओं ने, जियोग्राफर्स ने ये भी किया है कि राजस्थान क्या है? खनिजों का अजायब घर है, म्यूजियम है राजस्थान, तो है ना। तो यहाँ इस तरह की बात है। तो हर जगह क्या मिलेगा हमको? अलग 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 मिनरल्स, खनिज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो हमें वैसे इंतजाम, वैसा नियोजन, विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता से हमको अपनी अक्ल लगा के बुद्धिमानी से खर्चा करना है, प्लानिंग करनी है कि भाई हम भी काम में ले लें और क्या करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस तरह से इंतज़ाम करें कि उनको भी इन चीज़ों का सहयोग मिले और लगे हाथ धीरे धीरे दूसरे भी सोर्सेस पनपाएं, डेवलप करें। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की
अत्यधिक कमी है। अब अगर आप मेरे से पूछें कि उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क मिलता है क्या, तो सर्वे हुआ तो नहीं मिला, क्लियर बात है, तो नहीं है तो नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं। बिहार में है, हाँ भाई है, बिहार में कृषि कार्य भी है, माइनिंग भी है। अब आप पूछेंगे कि माइका कहाँ निकलेगी, माइका राजस्थान में निकल रही है और विश्व में नंबर 1 है राजस्थान उत्पादन में। तो ये देखा हर जगह अलग 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 है। हमारे यहाँ देखा एक छोटा सा उदाहरण है, थोड़ा सा इससे हटके, कि मसालों की खेती कहाँ हो रही है, दक्षिण भारत में। अब आप सोचें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में मसालों की खेती, तो जलवायु हमको वो वाली नहीं मिल रही जो हमें चाहिए। तो हर जगह हमारे यहाँ विविधता है, एक सा कहीं भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर झारखंड को लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार है। अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोयले के बिल्कुल भी भंडार नहीं है। राजस्थान में सिर्फ एक जगह है, बीकानेर में। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये प्लानिंग हमको करनी पड़ेगी, कहाँ कितना हमारे पास क्या है। आप याद रखिए, भंडार कितना है, कितना खनिजों का भंडार है, एक तो ये सर्वे करना पड़ेगा। सर्वेक्षण, इंग्लिश में सर्वे कहेंगे, कि भंडार इतना है। जैसे हमें मालूम पड़ा राजस्थान में पोटाश का भंडार अत्यधिक है, इससे हमको फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा काफ़ी मिल सकती है। तो हमने वो भंडार को देखा, कितना कितना कहाँ कहाँ उपलब्ध है राजस्थान में। तो वो हमारी नज़र में है कि ये हमारे पास रखा हुआ है, तो हमने बुद्धिमानी पूर्ण विवेकता से इसको उपयोग के लिए प्लानिंग बनाई है। अब उस पर काम चलेगा। तो देखिए, अब झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन पंजाब में मिनरल्स की बात करोगे, खनिजों की, तो शायद मेरा जवाब नहीं है ना। कई जगह कृषि कार्य, कई जगह सेवा कार्य, कई जगह खनन, इस तरह से हमें संसाधनों का उपयोग करना है। अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि पवन और सौर ऊर्जा राजस्थान में गजब की है। 365 दिन में से कम 250 से 300 दिन सूरज की तीखी किरणें हमको मिलती हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में हम इस पर एंटायरली यानी पूरी तरह से ही शिफ्ट हो जाएं। हमें क्या करना है, इस स्लाइड में हमने ये बातें सीखी हैं, दोबारा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्लानिंग करनी है। हमने मालूम कर लिया भंडार कितना है, ये रणनीति बनानी है। पूरे देश में हमारे विविधता है, कहीं पे तो हमने देखा संसाधन बहुत अच्छी मात्रा में है, कहीं पर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, कहीं नहीं हुए हैं, कहीं पे महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है, अत्यधिक है। और कई राज्य ऐसे हैं जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि। जैसे राजस्थान को हटा दीजिए, कोयला नहीं है वहाँ पे, तो कोयले के यहाँ 3 जगह प्रचुर मात्रा में भंडार है। तो पूरे समस्त हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में कोयला कोयला थोड़ी हर राज्य में, तो यहाँ से सप्लाई वहाँ जाएगी। तो इसका हमें विवेकपूर्ण नियोजन करना है और इसको भेजने का भी इंतजाम करना पड़ता है ना। कहने का मतलब ये है कि हमें पूरी स्टडी एक रणनीति बनाकर ही करना पड़ेगा। मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा अब कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, जो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अक्ल बुद्धिमानी से, नियोजन का मतलब कितना भंडार है, ये सारी बात आप भी एक जगह पे लिखें जरूर। क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन अब शुरू करने का समय हमारा स्टार्ट हो गया है। चैप्टर समझते जाइए, क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं, एक बार उनको वापस लिखने की कोशिश कीजिए, वीडियो देखिए, फिर उनके आंसर निकालिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश की मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे इंजीनियर लोग वहाँ पर अगर बिजली के खंभे गाड़ने जाते हैं, खंभे गाड़ दिए, बिजली की सप्लाई के लिए तार वगैरह लगा दिए, लेकिन इतनी ज़ोरों की बारिश आ सकती है कि वो खंभे ही निकल जाते हैं ज़मीन में से। इतनी विषम परिस्थिति है, इतना जल है, लेकिन मूल विकास की कमी है। तो ये विरोधाभास हो गया। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन, जो मैंने अभी आपको कहा कि बहुतायत है, लेकिन हमारे पास क्या कमी है, जल संसाधनों की कमी है।
अभी एक प्रोग्राम चल रहा है ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट, तो उसमें उत्तर प्रदेश की नदियों से राजस्थान के उत्तर पूर्वी जो जिले हैं वहाँ सप्लाई आएगी पीने का पानी, कम से कम सिंचाई के लिए। तो ये इंतज़ाम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के 12 या 13 जिले उसमें कवर हो रहे हैं, तो उन जिलों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी की अत्यावश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है। हमने देखा अरुणाचल प्रदेश एक केस है, हमने देखा राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा बहुत है, लेकिन जल की अत्यधिक कमी है, आपको मालूम ही है। तीसरी बात और देखिए, लद्दाख के बारे में क्या कह रहे हैं कि लद्दाख का शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है, ये अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश कैसा है? सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन यहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं वो देखिए। यहाँ पर क्या नहीं है? जल की प्रॉब्लम है, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ आपके महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो तीन एक ही स्लाइड में हम तीन चीज अलग अलग की देख रहे हैं। राजस्थान हम देख रहे हैं तो एक पानी की कमी है, अरुणाचल प्रदेश हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मूल विकास के संसाधन ही नहीं है हमारे पास। लद्दाख आप देख रहे हैं कोल्ड है, बर्फ जमी रहेगी, मरुस्थल है पूरा, और क्या है दूसरे कटा हुआ। अब तो फिर भी यहाँ पर क्या है कि फिर भी रोड वगैरह टनल्स आपने सुना होगा, रेलवे लाइन वगैरह डल गई हैं, फिर भी पहले से हालत हमारी ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि आधारभूत, जैसे पुल का निर्माण करना है, सड़कें बनानी है, रेलवे का ट्रैक बिछाना है, तो ये सारे इंतजाम हमें करने। तो हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति हमारे देश में अलग है, राजस्थान की पानी को लेके अलग है, लद्दाख की हमारी स्थिति परिस्थिति अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि भारतवर्ष में आपको सारी ज्योग्राफी मिल जाएगी, आपको हर तरह का यहाँ फिजिकल फीचर मिलेगा। इसलिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल पूरे विश्व से अलग हैं। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर क्या करना है? संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसमें से एक प्रश्न आपके ये बन सकता है कि क्यों हमें संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है? इतनी चीजें हैं, इसलिए हमारा जवाब होगा इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या जरूरत है? संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो हमने क्या चीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हमारा उत्तर हो गया। इसलिए हमें संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता। नियोजन का मतलब हो गया आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोचना समझना पड़ेगा। प्लानिंग की स्पेलिंग PLANNING। बैलेंस में हम खर्चा करें। अगर यहाँ पानी बहुत आया था तो जल के ऐसा थोड़ी कि उसको बर्बाद करें। पवन और सौर ऊर्जा है और मिनरल्स हैं राजस्थान में, तो ये नहीं कि हम बर्बाद करें उनको। हैं अत्यधिक तो भी प्लानिंग करें, नहीं है तो भी हमको ये देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ की कमी है, तब जाके हमारा ये बैलेंस यूटिलाइजेशन होगा, उपयोगिता मिनरल्स की ओर बढ़ेगी, या कोई भी आप उसमें चीज़ ले सकते हैं। अब आइए भारत में संसाधन नियोजन, यहाँ कैसी प्लानिंग है? संसाधन नियोजन अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या सोपान है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा? नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी, उनकी तालिका बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इस कार्य में क्या करना पड़ेगा? आपको क्षेत्रीय स्तर पर जाकर सर्वेक्षण, नक्शा बनाना पड़ेगा, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व नापना करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? कितना तो भंडार है, अगर हम समझना चाहते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको निकालने में तो हमारा रुपया लग रहा है 10 लाख और जो मिनरल या खनिज निकल के आया वो 7.5 लाख का आया, तो कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर उसको पड़ा रहने दो, भंडार तो रहेगा कम से कम। उनकी एक तालिका बनाएंगे, टेबल बनाएंगे कि कहाँ पर कितना हमारे पास उपलब्ध है, पता तो होना चाहिए।
और इसकी कॉमर्शियल वैल्यू इंडियन रुपी में कितनी है भाई? हमारे अगर परिभाषा आपको याद है, हमने देखा था कि आर्थिक रूप से वो सफल होनी चाहिए। जो भी वस्तु का आप खनन कर रहे हैं कितना है और उसको निकालने में कितना खर्चा आएगा, कितनी, और इंडियन रुपीस में कितनी है। दूसरा, उसकी क्वालिटी कैसी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो भी खनन हो रहा है, जो निकल के आ रहा है, लोहा यस्क मान लो या कोयला, कैसी क्वालिटी का है। क्योंकि कोयले की अगर उदाहरण लें, कोयले में एक बड़ी दिक्कत है कि वो नम निकलता है और वो धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है, यानी भाप भी छोड़ता है और धुआं भी छोड़ता है। तो ऐसा भी होता है और जल्दी जल भी जाते हैं। कई ऐसे परिवार से हैं जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो क्वालिटी हमको देखनी है। और भंडार हमने देख लिया कि क्वांटिटी कितनी है, इनकी टेबल बनेगी, रुपए वैल्यू में हिसाब होगा कि हमारे पास अभी इतना है, क्वालिटी है, ठीक है। इस तरह से हमें हिसाब लगाना पड़ेगा। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तांबे का 1 किलो आता है लगभग 740 रुपये का किलो। तो उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं कि ये 750 रुपये क्वालिटी वाला तांबा है, इतनी क्वांटिटी में अभी हमारे पास रखा है, इतना इस साल हम खनन करके सेल कर सकते हैं। तो ये हमको सारा इंतजाम करना पड़ेगा और नक्शा बनाना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर कितना है, कितना अवेलेबल है। आगे देखिए बी, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। हमें दूसरा काम क्या करना है, संसाधन विकास योजनाएं अप्लाई करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी कैसी है आपके पास। हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लागत कम हो जाए। और अगर खनन कार्य कर रहे हैं तो वो कौशल पूर्वक सारा का सारा निकल के आए 100%। एक संस्थागत नियोजन करना पड़ेगा। या तो आप सरकारी स्तर पर ये काम कीजिए या प्राइवेट या निजी स्तर पर कर रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स जो हमने देखे कै में और खे में अपने को करने पड़ेंगे। मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि ये सारे पॉइंट्स अपनी पुस्तक लेके, किताब लेके बैठ करके एक एक जैसे मैंने बताए वैसे कीजिए, तो आपको बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएंगे। हमारे उत्तर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ग को देखते हैं, सी, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना कि क्योंकि राज्य का मैटर होता है। जो संसाधन का विकास है ये राज्य का मैटर है कई जगह, और ये राष्ट्रीय विकास योजना से हमारा सामंजस्य बैठा कि नहीं। तो आपको क्या समन्वय स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने क्या कृषि को महत्वपूर्ण माना था। तो ये सारा प्लान हमारा कृषि की तरफ, आत्मनिर्भरता, कृषि में खाद्य पदार्थों की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ हमने सोच के बनाया था, आपको मालूम है। लेकिन ज्यों ही सेकंड प्लान शुरू हुआ वो हमने औद्योगिकरण की तरफ मोड़ा था उसको। तो हमारी पहली प्रायोरिटी, क्योंकि आबादी को भोजन करवाना था, कृषि थी, खाद्य पदार्थों की, फूड ग्रेन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, नए नए आज़ाद हुए थे, इसलिए कृषि पर हमारा ध्यान था उस समय। अब ये पहली शर्त है कि आपके पास संसाधन तो होने चाहिए। आप विकास कैसे करोगे? विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक सबसे बड़ी शर्त है। आज आप सड़क बनाना चाहते हैं, मान लीजिए पुल बनाना चाहते हैं, रेलवे का ट्रैक बिछाना चाहते हैं, तो हमको हर जगह पैसा चाहिए सबसे पहले, और
भौतिक रूप से संसाधन चाहिए बहुत तरीके, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव। अब रोजाना हमारी टेक्नोलॉजी और संस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं समय के साथ साथ, उनमें सामंजस्य भी हमें बैठाना है। केवल आपके पास संसाधन है तब भी काम नहीं होता है। कई बार मैंने कहा ना, जैसे राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की 1000% गुंजाइश है, पर क्या अभाव है हमारे देश में समन्वय का। कोऑर्डिनेशन दोनों सरकारों में बैठ नहीं पाता, बजट आ नहीं पाता, कई लाल फीताशाही में हमारे प्रोजेक्ट बरसों बरस कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये वाला है, ये समझना है देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। तो पहले के समय में हम बिहार को और राजस्थान को बीमारू प्रदेश भी बोलते थे। सब कुछ होते हुए भी गरीब राज्य है ये, संसाधनों से तो भरे हुए हैं। बड़े दुख की बात है, संसाधनों से मैं जिनका नाम ले रहा हूं, राजस्थान बिहार भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। आप अपना एटलस में नक्शे में देख लीजिए, भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी पिछड़े प्रदेशों की गिनती में। उल्टा सरकार ने एक लेवल लगा दिया केंद्र सरकार ने कि तो बीमारू राज्य हैं, बीमार हैं। कैसे? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ना खेती बाड़ी है, ना उद्योग है, ना रोजगार है। इस तरह से नामकरण हो गया। इसके विपरीत कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब आर्थिक रूप से विकसित कौन सा आप राज्य मानेंगे भारत में? गुजरात, पंजाब, कर्नाटक मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। आगे चलते हैं। संसाधनों का संरक्षण, इनको भाई बचा के भी चलना है। ये हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि ये नहीं कि सारा का सारा आज के आज और अभी के अभी खर्चा करना है। ऐसा नहीं, इनको हमें बचा के चलना है। हमें क्या करना है? धीरे धीरे वैकल्पिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे हम बात कर रहे हैं आज पवन और सौर ऊर्जा की, तो उससे हम पेट्रोल और डीजल बचाने लग जाएंगे। वो बचेगा तो भावी पीढ़ी के भी काम आता रहेगा, प्लस हम अपना जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है, धीरे धीरे हम पवन और सौर ऊर्जा से चालित चलने वाले 4 पहिया, 2 पहिया, 6 पहिया ट्रक, रेलवे, इनको चलाने लग जाएंगे। वो दिन आ जाएगा। तो संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, एक तो ये बात। दूसरा, अति। देखिए, अति तो किसी भी चीज की खराब है, कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो क्या क्या समस्या हो जाएंगी अगर आपने अंधाधुंध उपयोग किया? पहले नंबर पे तो ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हम लोग कि मेरे को क्या फर्क है, हो रहा है तो होने दो ना नुकसान, मेरा क्या जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैं और मेरे की भावना का यहाँ त्याग करना पड़ेगा। अभी अगर कोई गलती से कोई ठेकेदार सड़क बना रहा है, बीच में बोल रहा हूं मैं, और गलती से भी अगर उसने सड़क के किनारे, बनने वाली सड़क के किनारे पेड़ काट दिए गलती से भी, तो उसको उसका हर्जाना उससे डबल तिबल पेड़ लगाकर भरना पड़ता है। सरकार बाकायदा देखती है इतने पेड़ इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इतने वर्ष में आपको ये काम करना पड़ेगा। तो कोई भी सड़क बनाने वाले यूं ही पेड़ नहीं काटेंगे। तो ये समझने की बात है। क्या हो गया कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा होने लग गई। अब ये हुई तो देखिए, रियो डी जनाइरो में अर्थ समिट हुआ, तो याद रखिए 21 का फॉर्मूला। चलिए, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है।
भाई अगर आप इनकी बचत करके नहीं चलोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, क्या देके जाएंगे। तो अभी से हमको क्या कि विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण, उनका संरक्षण ढंग से काम में लेना, नियोजित करना, प्लान बना के खर्चा करना। ये भी एक रूप में आप मान के चलिए कि मुद्रा है, पैसा है, ये भी है ना। जो खनिज है आपके, ये भी मुद्रा मान लीजिए, संसाधन मान लीजिए। मैं खनिज शब्द कह रहा हूँ, संसाधन मान लो, एक ही बात है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। बहुत पहले से ही ये बातें होने लग गई हैं कि हमें रिसोर्सेस यानी संसाधन, संसाधन का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेस। अगर आप इनको बचा के चलेंगे मान लीजिए मेरे पे अगर 100 रुपये हैं, वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है 100 रुपये की, लेकिन वैसे तो बहुत वैल्यू है। तो मुझे उस 100 रुपये का बजट बनाना चाहिए कि इतना पैसा इसमें खर्च करूंगा, इतना पैसा इसमें खर्च करूंगा, इतने की पेंसिल लूंगा, इतने का पेन लूंगा, इतने का रजिस्टर लूंगा, इतने की मैं SST की किताब लूंगा। ऐसे सोच समझ के करेंगे ना, तो रिसोर्सेस को हमें बचा के चलना है। नहीं तो कौन सी दिक्कत आएगी, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की। बराबर बात। चलिए फॉर एग्जाम्पल, महात्मा जी ने संसाधनों के संरक्षण और अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अब आपका लोभ और लालच तो अनंत है, यानी अगर किसी की ग्रीड है, लोभ है, लालच है, तो भाई प्रकृति उसका तो मन नहीं भर सकती, है ना। वो तो असंभव सी बात है। किसी का लोभ कैसे भरोगे आप कि मेरे पास 1 लाख थे 10 लाख हो गए, 10 लाख से 1 करोड़ बन गए, 1 करोड़ के 10 करोड़ 100, वो तो अनंत है। किसी का भी लालच अनंत है। इसके लिए पर्यावरण को आप नुकसान चाहो जितना पहुंचा सकते हो, ये तो आपका अनंत है, इन्फिनिट। महात्मा जी ने कहा ये हम संतुष्ट नहीं कर पाएगी हमारी प्रकृति। ये सबसे बड़ा एक सिद्धांत आया। हमने क्या क्या देखा, संसाधन किसी भी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनका बिना प्लानिंग का विवेकहीन उपभोग आपको नुकसान ही में डालेगा। अति तो हर चीज़ की खराब है, अति उपयोग आपको कहाँ ले जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दिक्कतों में। क्या करना है, विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण, रिसोर्सेस को हमें बचाकर चलना है। महात्मा जी ने क्या कहा कि किसी का भी लालच हम फुलफिल नहीं कर सकते, ग्रीड हम पूरा नहीं कर पाएंगे किसी का भी। देखिए हमारी रोजमर्रा की जरूरत पूरे करने के लिए बहुत है, ये बड़ा अच्छा है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। कोई भी संसाधन आप सोचें कि हाई पैसा वो नहीं हो पाएगा, पेटी नहीं भरेगी। उनके अनुसार यानी महात्मा जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास होने के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी महात्मा जी ने क्या कहा कि हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, पर क्या होगा अगर आप ये भरने में लग गए। ठीक किया मैंने, ये देखिए जरा, ठीक नहीं है ना, उल्टा कर दीजिए। भाई देखिए प्रकृति ने हमें क्या दिया, पेट भरने का साधन दिया, संसाधन दिए हैं, लेकिन अगर आप इस संसाधनों से पेट ही भरना चाहो वो नहीं होगा, एक काम। दूसरा इन्होंने क्या किया कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति, मैं आपके बड़े बड़े अक्षरों में इसलिए लिख रहा हूं कि व्यक्ति क्या करता है, जब संसाधन मिल जाते हैं तो उनका दुरुपयोग शुरू कर देता है। लालची और स्वार्थी व्यक्ति शोषण करने में लग जाता है। और आज की टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी है ही ऐसी
आपने देखा होगा निकालते ही रहते हैं, जमीन में से निकालते ही रहते हैं। तो इन दोनों के हमारे महात्मा जी खिलाफ थे। क्या करो, वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, लेकिन इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अभी क्या हो रहा है, अभी 4 बड़े बड़े उत्पादन करता है मान लीजिए हमारे देश में। ये मैं आपको चित्रात्मक शैली से बताना चाहता हूं कि क्या आपको इसमें निष्कर्ष निकालना है। 4 बड़े बड़े उत्पादन करता है हमारे देश में या हमारी अर्थव्यवस्था में। महात्मा जी क्या चाहते थे, 4 नहीं हो, ये 16 हो। छोटे छोटे हों, 16 हों, तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोभ लालच बढ़ेगा, छोटी छोटी मशीनरी से ये उत्पादन कर देंगे, शोषण मैं समझता हूँ नहीं के बराबर होगा। तो महात्मा जी का ये विचार था, महात्मा जी का ये विचार था, वो अगेंस्ट थे, इनके विरोध में थे लालची स्वार्थी के। उनकी फिलॉसफी क्या थी, पेट भरेगा पेटी नहीं भरेगी। इस स्लाइड में हमने ये सीखा है। मैं आपको दोबारा इंस्ट्रक्ट करूंगा, किताब लेके वीडियो देखें, जो मैं छोटे छोटे अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको देखें दोबारा से। ये जो लिख रहा हूँ लालची स्वार्थी, पेट भरेगा पेटी नहीं, ये बड़े बड़े उत्पादन करता 4 हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 4 नहीं होने चाहिए, 16 होने चाहिए, है ना। इस तरह से हमें ये डील करना है। अपने क्वेश्चन और आंसर अभी आप तैयार करना शुरू कीजिए, समय हो चुका है हमारी इस तरह की तैयारी का। ठीक है, गुड लक टू यू, थैंक यू।